हेलो हाय गाइस, मेरा नाम है ज्योति और आपका मेरे चैनल एक्चुअली आई कैन पे स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की आलोचना काव्य में लोकमंगल की साधना अवस्था। चलिए, हमने इससे पहले जब पढ़ा था तो बहुत पहले पढ़ा था, 1 हफ्ते पहले, बहुत दिनों बाद पढ़ रही हूँ। चलो थोड़ा रिमाइंड हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे? हम प्रयत्न पक्ष की पढ़ रहे थे। तो उसके आगे बढ़ते हैं। कवि सौंदर्य से प्रभावित रहता है। ढेर सी बात है, कवि जो है सौंदर्य से ही प्रभावित रहता है और दूसरों को भी प्रभावित करना चाहता है। ठीक है, ये भी सही बात है। किसी रहस्यमय प्रेरणा से उसकी कल्पना में कई प्रकार के सौंदर्यों का जो मेल आप से आप हो जाया करता है, उसे पाठक के सामने भी वह प्राय रख देता है, जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल क्या संसार में बार बार देखा जाता है। ठीक है, पूरी बात सही है कि जब कोई भी कवि कुछ नया अनुभव करता है, एकदम सबसे अलग अनूठा जब वो अनुभव करता है, उसकी कल्पना में जब आ जाता है, तो वो उसे खुद तो अनुभव करता है, साथ साथ जो उसका पाठक वर्ग है उसके सामने भी रखता है। तब लोग ऐसा कहते हैं कि वाह, ये कितना अच्छा आएगा, इससे ज़्यादा अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। यहाँ पे वही कहते हैं कि पाठक के सामने वह उसे प्राय रख देता है, जिस पर कुछ लोग कह सकते हैं कि ऐसा मेल के संसार में बार बार देखा जाता है। फिर आगे कहते हैं, मंगल शक्ति के अधिष्ठान राम। अधिष्ठान का मतलब हमने पढ़ा था ना कि एक ऐसा स्थान जहाँ पे, या फिर एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई ऐसी वस्तु जिसमें समस्त गुण विद्यमान हो, जैसे कि राम है। राम क्या है? एकदम सर्वगुण संपन्न है। उनमें अच्छाई बुराई, वो बुरे के लिए बुरे, अच्छे के लिए अच्छे, दयावान है, कृपालु है, जिसका अंत करना होता है उसका अंत भी करते हैं, यानी कि वो हर तरह से पूरे हैं। ठीक है, उनमें सभी के सभी गुण हैं। ठीक है, तो क्या ही एक अधिष्ठान है जिसमें जितनी आशाएं हैं एक व्यक्ति के मन में, जितनी एक्सपेक्टेशन होती है एक इंसान को लेकर, वो सारी की सारी एक्सपेक्टेशन राम में हम देखने को मिलती है। और वैसे ही कृष्ण है। कृष्ण में भी, क्योंकि इंसान क्या करता है ना कि इंसान की जो सामने वाले से एक्सपेक्टेशंस होती है वो हमेशा मैच नहीं करती है। तो जहाँ पे उसकी एक्सपेक्टेशन टूट जाती है तो वहाँ पे उसका भरोसा विश्वास भी टूट जाता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता है कि एक इंसान जो इतनी अच्छी बातें करता है वो इतना बदसूरत कैसे हो सकता है, या फिर एक इंसान जो इतनी अच्छी बातें करता है वो इतना नकारात्मक प्रवृत्ति का कैसे हो सकता है ना। यहाँ पे वही कह रहे हैं कि एक इंसान की जो एक्सपेक्टेशंस होती है वो उस व्यक्ति के अंदर अगर पूरी तरह से स्थापित हो जाती है तो वो अधिष्ठान कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मंगल शक्ति, मंगल यानी कि अच्छा, ठीक है, अच्छा काम करना, मंगल शक्ति, जाहिर सी बात है राम कृष्ण और जितने भी पॉजिटिव कैरेक्टर्स हैं उनकी यहाँ पे बात हो रही है। मंगल शक्ति के अधिष्ठान राम और कृष्ण जैसे पराक्रमशाली और धीर है, वैसा ही उनका रूप, माधुर्य और उनका शील भी लोकोत्तर है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि उनका जो रूप है, माधुर्य है, शील यानी कि किसी भी चीज़ को सहन करने की शक्ति, या फिर जितना धैर्य के साथ वो सामने वाले के साथ बातचीत करते हैं, उसे समझाते हैं। ठीक है, शील तो लोकोत्तर है, यानी कि समस्त लोक में उत्तर, यानी कि सर्वोत्तर। ठीक है, उत्तर है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि मंगल शक्ति यानी कि राम और कृष्ण की बात कर रहे हैं, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहीं ना कहीं पूरी तरह से हिंदू धर्म के सपोर्टर्स हैं। तो वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मंगल शक्ति, अधिष्ठान राम कृष्ण, पराक्रमशाली यानी कि उसके अंतर्गत जितने भी गुण हैं, जितनी विशेषताएं हैं, सभी वो क्या है? लोकोत्तर है, समस्त जगत में सबसे उत्तम है। लोक हृदय, आकृति और गुण, सौंदर्य और सुशीलता एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। मैंने जब यहाँ पे अभी आपको थोड़ी देर पहले बात बताई थी कि एक व्यक्ति के अंदर समस्त गुण होने चाहिए, तो यहाँ पे वही कह रहे हैं, लोक हृदय यानी कि जो जन सामान्य है, ठीक है, जो भी समाज है, जितने लोग हैं, ठीक है, वो क्या लोगों का हृदय क्या चाहता है? आकृति और गुण, सौंदर्य और सुशीलता एक ही अधिष्ठान में देखना चाहता है। ठीक है, कि वो एक ही व्यक्ति के अंदर सभी चीज़ देखना चाहते हैं कि उसकी आकृति भी अच्छी हो, उसके अंदर समस्त गुण हो। आकृति यानी कि शरीर का स्ट्रक्चर, ठीक है, सौंदर्य, उसके पास सौंदर्य हो, खूबसूरती हो। ठीक है, और सुशीलता यानी कि लोगों से बात कैसे करनी है, उसका उसके अंदर यानी कि उस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें होनी चाहिए। उसके अंतर्गत
ये सारी बातें आनी चाहिए कि व्यक्ति से कैसे बात करनी है, उसके साथ कैसे बिहेव करना है, एक अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ठीक है। जैसा कि मोस्टली टीवी सीरियल्स में दिखाते हैं, हीरो हमारे सीरियल के जो नायक और नायिका होते हैं उनमें ये सारी बातें पूरी तरह से मैच कर, ठीक है। उनमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। वो एक ऐसा अधिष्ठान है जिसमें लोक हृदय ये चाहता है कि इसके अंतर्गत सभी गुण आने चाहिए, ठीक है। फिर इसके आगे, इसी से यथाकृति स्त्रत गुणा वसंती, सामुद्रिक की यह उक्ति लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। नशायत में नल हंस से कहते हैं कि न तुले विषय तव कृत्न वचनो वचो वृत्त मनिते सुशीलता तदु दुधारणा अकृतो गुणा इति सामुद्री सारा मुद्रा। मतलब तो नहीं पता, लेकिन इसका मीनिंग कहीं ना कहीं लोक हृदय की उन्हीं सारी एक्सपेक्टेशन से है। चलिए, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसी से, यानी कि जो अभी बात कही आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कि लोकमानस का जो हृदय है वो क्या चाहता है कि एक ही अधिष्ठान में समस्त गुण, सौंदर्य, आकृति, सुशीलता, इन सभी को देखना चाहता है। और इसी को याद करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल यहाँ पे एक वाक्य, सेंटेंस या फिर ये कहे कि एक दोहे का अंश रख रहे हैं, जहाँ पे कह रहे हैं यथाकृति स्त्र गुणा वसंती, यानी कि एक ही स्रोत में, एक ही जगह पे समस्त गुण विद्यमान होने चाहिए। ये सामुद्रिक नामक एक ग्रंथ है, उसकी ये उक्तियाँ हैं, ठीक है। वो लोकोक्ति के रूप में चल पड़ी। लोकोक्ति यानी कि समस्त जन समूह उसे बोलता है, यानी कि किसी को एग्जाम्पल देने के लिए, किसी को समझाने के लिए वो लोकोक्ति के रूप में यूज़ करते हैं। फिर नशायत जो कि एक ग्रंथ है, उसमें नल हंस दो कैरेक्टर हैं, उनके बीच की बात होती है। ना तुल्य विषय, यानी कि तुलना का विषय जो है वो तवा कृतन बच्चों वर्त मिनी ते सुशीलता, क्यों सुशीलता की यहाँ पे बात कर रहे हैं कि एक सुशीलता जहाँ पे व्यक्ति अपने आप को औरों के सामने कैसे प्रेजेंट करता है वो ज़्यादा मायने नहीं रखती। तद उदाहरण यहाँ पे उदाहरण रखते हैं कि आकृतो, यानी कि आकृति, गुणा इति समुद्री सार मुद्रण, ये क्या है, समुद्र के बराबर है या फिर उसी के जैसा है, ठीक है। तो गुण और आकृति, व्यक्त और शीलता, यहाँ पे उसका उदाहरण यहाँ पे रख रहे हैं। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि गुण, आकृति, सुंदरता, ठीक है, सुशीलता, ये सब व्यक्ति में होना ना होना दोनों एक ही बराबर है। क्योंकि लोक हृदय क्या है, ये मान ही नहीं सकता है कि जो व्यक्ति इतना सुंदर है उसमें कोई खराबी है। क्योंकि आज के टाइम पे हम तो यही देखते हैं कि जो व्यक्ति जितना ज़्यादा सुंदर होता है वो उतना ज़्यादा घमंडी होता है। लेकिन यहाँ पे वो ऐसी एक्सपेक्टेशन करते ही नहीं। जो लोग मानस सज्जन सामान्य, वो क्या एक्सपेक्टेशन करता है कि जो जितना ज़्यादा सुंदर है वो मन से भी उतना ही ज़्यादा सुंदर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बेकार का भाषण दे। फिर है भीतरी और बाहरी सौंदर्य, भीतरी और बाहरी, ठीक है, मन का सौंदर्य और तन का सौंदर्य, ठीक है। रूप सौंदर्य, कर्म सौंदर्य, ठीक है, वही मन का और कर्म का, ठीक है। रूप सौंदर्य, कर्म सौंदर्य का मेल की यह आदत धीरोदत्त आदि भेद निरूपण से बहुत पुरानी है और बिल्कुल छूट भी नहीं सकती, ठीक है। ये जो तन और मन का ये जो मेल रखने वाली बात है, इन दोनों में जो भेद निरूपण होता है, यानी कि इन दोनों में भेद तो होता है लेकिन हमेशा मिटा दिया जाता है। लोकमानस जो होता है इस भेद को मिटा देता है और वो ये मानता ही नहीं, वो एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि ऐसा हो सकता है कि जो व्यक्ति इतना सुंदर है वो इतना ज़्यादा बुरी सोच या फिर नकारात्मक प्रवृत्ति वाला हो सकता है। तो ये जो आदत है ये बहुत पुरानी है और ये आदत छूट नहीं सकती। यह हृदय की एक भीतरी वासना की तुष्टि हेतु कला की रहस्यमय प्रेरणा है। और यहाँ पे ये लाइन देखो कितनी अजीब सी लगती है, इसलिए मैंने इसे अंडरलाइन किया हुआ। तो क्या कह रहे हैं कि जो भीतरी ये जो प्रवृत्ति है कि जो व्यक्ति इतना सुंदर है वो बाहर से भी सुंदर होगा और मन अंदर से भी सुंदर होगा। ये क्या एक भीतरी वासना जो कि जन सामान्य में व्याप्त है, उसकी वासना की तुष्टि हेतु, तुष्टि यानी कि कहीं ना कहीं उसको तुष्ट करना है, ठीक है, संतुष्ट करना है। तो उस हेतु यानी कि उस कारण से कला के रहस्य में प्रेरणा की जाती है। कला यानी कि जो भी कला है, चाहे चित्रकला हो, सौंदर्य कला हो, गीत कला हो या फिर कविता की कला हो, ठीक है, उसमें एक रहस्यमय प्रेरणा होती है, उसकी तुष्टि हेतु ऐसा किया जाता है, ठीक है। फिर आगे क्या कहते हैं, 19वीं शताब्दी की कवि शैली, ठीक है। यहाँ पे एक कवि का नाम रखा गया है जो कि भारतीय तो नहीं है, शायद से पाश्चात्य काव्य शास्त्र के होंगे,
ठीक है। तो उनके बारे में कह रहे हैं कि 19वीं शताब्दी के 19वीं यानी कि 18 कुछ के होंगे, ठीक है, 1800 कुछ के ये कवि है, जो राज शासन, धर्म शासन, समाज शासन आदि सब प्रकार की शासन व्यवस्था के घोर विरोधी थे, ठीक है। कि राज शासन उसके विरोधी थे, धर्म शासन की धर्म का शासन हो उसके भी विरोधी थे, और समाज शासन कि समाज का शासन हो उसके भी विरोधी थे। सब प्रकार के शासन व्यवस्था के घोर विरोधी थे। इस प्रेरणा से पीछा ना छुड़ा सके, ठीक है। कवि शैली के बारे में बता रहे कि वो इन सभी चीज़ों से ज़्यादा विरोध करते थे, लेकिन वो इस यहाँ पे क्या मतलब है, यानी कि जो भीतरी जो आंतरिक तुष्टि की बात होती है कि एक ही व्यक्ति के अंदर समस्त गुण हो, तो वो इस प्रेरणा से अपना पीछा नहीं छुड़ा सके। उन्होंने भी अपने प्रबंध काव्य में पूर्ण सौंदर्य और कम सौंदर्य का ऐसा ही मेल किया है, ठीक है। उनका जो काव्य है, उनका जो ग्रंथ है प्रबंध काव्य, उसमें भी वो यही करते हैं कि रूप सौंदर्य कम सौंदर्य का एक ही मेल करते हैं। उनके जो नायक और नायिका है वह जिस प्रकार पीड़ा, अत्याचार आदि से मनुष्य जाति का उद्धार करने के लिए अपना प्राण तक उत्सर्ग यानी कि समर्पण कर देते हैं, ठीक है, उत्सर्ग कर देते हैं। घोर से घोर कष्ट और यंत्रणा से मुंह ना मोड़ने वाले पराक्रमी, दयालु और धीर है, उसी प्रकार रूप, माधुर्य और संपन्न भी है, ठीक है। कि वो पराक्रमी है, दयालु है, धीर है, ठीक है, धैर्यशील है। वो घोर से घोर संकट से, कष्ट से लड़ाई कर जाते हैं, ठीक है, उनका डट का सामने करते हैं। और उनमें क्या है, रूप, माधुर्य, संपन्न, ठीक है, यानी कि वो रूप से, आकृति से, गुण से, शीलता से, सभी प्रकार से वो सर्वगुण संपन्न है। तो ये यहाँ पे वही बात है कि इनके जो प्रबंध काव्य के जो नायक हैं वो समस्त गुण से व्याप्त है। और ये जो कवि शैली है उनकी भी ये दिमाग में वो संकीर्ण, या फिर ये कहें कि उनके दिमाग के भी उस एक कोने में ये भावना बैठी हुई है कि जो व्यक्ति सुंदर है, अच्छा है, वो भी कहीं ना कहीं सबसे अच्छा हो सकता है, या फिर उसके अंतर्गत समस्त गुण हो सकते हैं। तो ये भावना से भी, अपनी इस विचारधारा से भी जो कवि शैली है वो अपने आप को नहीं बचा सकेंगे, ठीक है। चलिए बाय। अब नेक्स्ट पैराग्राफ नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर।